एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी के आपके 2-3 दिन में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंपोनेंट में चलें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड सपोर्ट। वीडियो देखते हैं तो शेयर भी ज़रूर किया करें, ठीक है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ शेयर करें और पहली बार जो चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट चीज़ें आपने याद रखनी है वो ये हैं कि 1934 में एम.एन. रे ने क्या किया, पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो क्या करेगी, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बाहर की किसी इंटरफेरेंस से नहीं बनेगा, बल्कि जिन लोगों के लिए बन रहा है वो लोग खुद बनाएंगे, यानी कि इंडियंस खुद बनाएंगे। उसके बाद 1940 में सबसे पहले क्या हुआ, डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अगस्त ऑफर। उसके बाद 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन इंडिया आया था, वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, वो डिवीजन चाह रही थी, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। इट फुट फॉर्थ अ स्कीम मोर और लेस दैट सेटिस्फाइड मुस्लिम लीग। इसने कुछ ऐसा बोला, आप बस इतना याद रखो कि जिससे मुस्लिम लीग क्या हो गई, थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो गई। फिर इसका कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस प्लान के तहत ये बनी थी। ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में। अब इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389, जिसमें से 296 मेंबर जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से थे और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से। अब उस 296 में भी जो 292 थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से निकाले थे और 4 निकाले थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से। ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बहुत याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए दी गई और जो सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। कौन कौन? 6 मुस्लिम और जनरल में बाकी सब आते थे अदर देन 6 एंड मुस्लिम्स। उसके बाद कहा गया कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के क्या करेंगे, मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वोटिंग बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटिंग कैसे होगी ऐसे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इनको कौन नॉमिनेट करेगा, इनको नॉमिनेट करेगा प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के। उसके बाद 296 सीट्स पे जो इलेक्शन हुआ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, वो इसलिए 296 पे हुआ क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी 93 उन्होंने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनने का उन्होंने बोला कि हमें इसमें कोई पार्ट नहीं लेना है। तो इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस जीत गई। ये इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट नहीं लिया था इलेक्शन में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एम.के. गांधी था वो पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अब वर्किंग की अगर हम बात करें तो कैसे काम किया, सबसे पहली मीटिंग होती है दिसंबर 9, 1946 और मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया। फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, जो ओल्डेस्ट मेंबर था, इसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। बाद में अगर हाँ इस पर क्वेश्चन आता है आपको कि किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए इसको ओल्डेस्ट मेंबर को बनाया था, तो वो थी फ्रेंच प्रैक्टिस, ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाने की। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट। अब ये यहाँ पे दो और चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि नॉर्मली एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई ये एक ये था तो बताओ दूसरा कौन था, या दोनों कौन थे, आ सकता है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास ये मूव किया जाता है वो करता है जवाहरलाल नेहरू इन द असेंबली, जिसके बेसिस पे बाद में प्रीएम्बल बना था। अब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया है ना, क्योंकि ये 1946 से स्टार्ट था। फिर इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया। जब माउंटबेटन प्लान आया फिर बाकी सब ने इसको क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए नहीं थे, इलेक्टेड लेजिस्लेचर आपके पास नहीं था। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, इसको डोमिनियन मतलब तब तक इसको रखा गया जब तक जो है इलेक्शन होता है। ये फिर 1951 में जब इलेक्शन होते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तब तक यही काम करती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है आपके सामने कि जब ये असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, बैठती थी कहीं बात करने के लिए, तब इसको प्रिजाइड करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी
एज लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तब इसको चेयर करता जीवी मालवंकर। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड मतलब कि ये वाला और ये वाला ये चलता रहा कब तक, 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। ठीक है, मुस्लिम लीग मेंबर्स, अब चूंकि डिवीजन हो चुका था, अब जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। अब स्ट्रेंथ क्या हो गई, 299 हो गई। कब, पहले 389 थी, अब 299 हो गई। और इंडियन प्रोविंसेस में देखो अब क्या हुआ, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ है आपकी 389 में से 299। अब जो इंडियन थे, मतलब कि जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वो हो गए 229 296 से, और प्रिंसली स्टेट्स की सीट हो गई 70 93 से। ठीक है, और क्या फंक्शंस परफॉर्म किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, इसने क्या किया, रेटिफाइड, मतलब इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ में थी वो क्या कर दी, रेटिफाई कर दी मई 1949 ने। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया जुलाई 22 1947 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया 24 नवंबर 1950 को। नेशनल सॉन्ग 24 नवंबर 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला इन्होंने क्या बनाया, प्रेसिडेंट बनाया इंडिया का। पहले वो प्रेसिडेंट किसका था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, अब बनाया इसको इंडिया का। कब, 24 जनवरी 1950 को। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हो गए। अब जितनी माइन्यूट और डीप चीज़ें पूछ सकते हैं, पहले आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये नहीं पूछेंगे कितने सेशन हुए हैं, कितने दिन लगे हैं, लेकिन अब ये पूछ सकते हैं। इसके टोटल 11 सेशंस हुए हैं और 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको लगे हैं कंप्लीट होने में। फिर 24 जनवरी 1950 फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस दिन होता है। कंटिन्यूड टू बी प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो तब तक क्या रही, कंटिन्यूड प्रोविंशियल पार्लियामेंट रही फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक, दोबारा से, और 51 तक, जब तक इलेक्शन होती है तब तक ये ऐसा रहा। फिर आपकी आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी अगस्त 29 1947 में। इसके 7 मेंबर्स थे, चेयरमैन कोड था BR अम्बेडकर। ठीक, अब मैं फिर कह रहा हूं कि पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते थे नहीं पूछेंगे, लेकिन अब पूछा जा सकता है, तो इसमें आप क्या याद रखिए, BANKS, बैंक्स TN। ठीक है, B से BR अम्बेडकर, A से आपका अल्लादी कृष्णा, N से आपका N गोपाला स्वामी, और K से आपका KM मुंशी, S से आपका सईद मोहम्मद सादुल्ला, T से आपका TT कृष्णमाचारी, और N से आपका N माधवराव। अब ये लास्ट वाले 2 भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो N माधवराव और TT कृष्णमाचारी थे ये असल में इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन BL मित्तर को क्या हो गया, ये बीमार हो गया, तो इसकी जगह N माधवराव को बनाया, और DP खेतान को भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जगह TT कृष्णमाचारी को बनाया। ठीक है, इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट कब दिया, फरवरी 1948 में। सेकेंड ड्राफ्ट इन्होंने कब दिया, अक्टूबर 1948 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी याद रखना। अब एनेक्ट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट यानी कि थर्ड ड्राफ्ट जो पेश किया वो कब किया, नवंबर 4 1948 में, जहां पे इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। अब 5 दिन इस पर डिस्कशन हुआ नवंबर 9 तक। उसके बाद सेकंड रीडिंग आती है नवंबर 15 से अक्टूबर 17 तक। ठीक है, यहां पे फिर अक्टूबर 17 1949 तक, ऑलमोस्ट 8 महीने क्लॉज बाई क्लॉज उसको पढ़ा जाता है। फिर थर्ड रीडिंग नवंबर 14 को स्टार्ट होती है। BR अम्बेडकर यहाँ पे एक मोशन ये मूव करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, तो इस डेट को क्या हो जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड ऑन नवंबर 26 1949। आउट ऑफ 299 जो मेंबर्स थे टोटल, उसमें से सिर्फ 284 ही प्रेजेंट थे। दिस डेट इज रिटन इन द प्रियम्बल। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल पे कौन सी डेट लिखी है, ठीक है, कि पास कब हुआ, तो हम ये ना सोचें कि 1950 में जनवरी 26 को, नहीं, जो ओरिजिनल डेट है वो नवंबर 26 1949, क्योंकि इस दिन ख़त्म हो गया था। 26 जनवरी चूज़ करने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा, और प्रियम्बल में यही लिखी है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है नवंबर 26 1949 को। इसमें क्या था, एक प्रियम्बल था। अब ये भी नहीं सोचना कि प्रियम्बल अलग चीज़ है और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अलग, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है और इसी में आता है। फिर 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर, ये सबको पता होगा, लेकिन इनको मॉडर्न मन्नू के नाम से भी जाना जाता है। फिर एनफोर्समेंट कैसे हुई, जब नवंबर 1949 को ये कंप्लीट होता है, तो तब सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस और शॉर्ट टाइटल है, ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, ये सब क्या होते हैं, इसी दिन फोर्स में आ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा पार्ट है उसी दिन नवंबर 26 1949 को इसमें आ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपको, जैसे मैं बोलूं कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें बोला जाएगा कि बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है इस डेट को स्टार्ट हुआ था, नवंबर
1946 को ही स्टार्ट हुआ था, उसमें आपका सिटीजनशिप और इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप इलेक्शन हो जाता है। फिर जो बाकी पार्ट आ गया वो आपका आ गया 26 जनवरी 1950 से, मतलब फिर पूरा का पूरा जो है वो एनेक्ट हो गया। अब 26 जनवरी हमने चूज क्यों किया? क्योंकि जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तब हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम आज के बाद क्या करेंगे, एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए ये रीज़न है कि हमने 26 जनवरी को क्या किया, चूज़ किया इसका जो है डे कमेंस करने का आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। सिंबल क्या है इसका, एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद आपका BN राव कौन था, ये लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था। HVR अयंगर कौन था, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। SN मुखर्जी कौन था, चीफ ड्राफ्ट्समैन। और प्रेम बिहारी नारायण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये था कैलीग्राफर, है ना, वो बड़ी खूबसूरती से बना के जो लिखते हैं उसको कैलीग्राफर कहते हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी ने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण ने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये था आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो जब देखते हैं इसको शेयर भी किया करें, ताकि देखिए इतने कम टाइम में भी मैं आपके लिए लेक्चर डेली ला रहा हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।